वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके दो सब्जेक्ट हैं, एक है हठ योग और दूसरा दिया है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। क्या ये सब मालूम है आप लोगों को? ये दोनों विषय की पढ़ाई अभी 5 दिनों में होना है, ठीक है। अभी जो हम जुड़े हैं वो अभी हठ योग एक विषय है आपका, उस विषय की पढ़ाई के लिए हम लोग अभी जुड़े हैं। हठ योग के बारे में हम पढ़ेंगे। सुबह जो आपने किया प्रैक्टिकल था जिसमें आपने अभ्यास सीखा, और अभी हम जो बुक में आपके योग के संबंध में जो थ्योरी दी है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि टाइम आपका 12 बजे से हमने कहा था, पर थोड़ा सा पहले ले रहे हैं, 11:30 से लेकर 12:30 के आसपास तक लेंगे, पर बहुत से बच्चे भी जुड़े नहीं हैं। तो क्या पढ़ाई हम स्टार्ट करें? जुड़ने वाले जुड़ते रहेंगे, आप लोग बताएं जो जुड़ गए हैं। जी सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपके बुक का नाम ही है हठ योग, नाम से ही स्पष्ट पता चलता है कि ये हठ योग पर आधारित है ना। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका क्लियर करना चाहूँगा कि आपने पिछले समय यानी फर्स्ट ईयर में आपने 2 और बुक पढ़ी होगी। योग का परिचयात्मक स्वरूप, एक बुक का नाम था, और दूसरा था योग दर्शन, इस पर आपने पढ़ा। इसमें आपने तमाम तरह की जानकारियां पढ़ी हैं कि योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषाएं क्या होती हैं, योग दर्शन में योग की क्या परिभाषा दी गई है, या सांख्य दर्शन में योग की क्या परिभाषा दी गई, या श्रीमद् भगवत गीता में योग की क्या परिभाषा दी गई। तो वगैरह वगैरह नॉलेज आप अपने आप तैयार रखना। वो चीज़ें हल्की फुल्की पूछी जा सकती है कि आप बताइए कि योग किसे कहते हैं, योग की परिभाषा क्या है, इसे आप माइंड पे रखना, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसे भूल गए हैं, अचानक से कोई एक्सटर्नल आपसे पूछे और जवाब ही ना दे पाए। तो इसकी जानकारी आप लोग को पहले रखना ही है। उसके अलावा फिर हम ये हठ योग की ओर आएंगे, ठीक है। तो योग का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग किया जाता है। तो ये मोक्ष क्या है? मोक्ष कहा जाता है कि जो जीव है, जैसे हम हैं, तो हम बार बार इस संसार में जन्म लेने और उसके जो कर्म करते हैं उसके फल भोगने के लिए पुनः मृत्यु और फिर जन्म लेना, ये बार बार ये प्रक्रिया चलती है। हजारों लाख वर्षों तक ये प्रक्रिया बने रहती है कि हम इस जीवन में जो कर्म किए उन कर्म के फल को प्राप्त करने के लिए हमको फिर एक नया जीवन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने इस तरह के कुछ कर्म किए जिसका फल भोगना हमें आवश्यक है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाए, मान लीजिए कि आपको बार बार जन्म लेना ही ना पड़े, आप मुक्त हो जाएं। ये जो बंधन है, संसार के साथ बंधन, कि संसार में आप बंधे हुए हैं और बार बार हमको जो जन्म लेना पड़ रहा है, इन बंधनों से मुक्त हो जाए, वैसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग के उपाय किए जाते हैं। या समझिए कि हमारे जीवन में जो जो प्रकार के दुख आते हैं, जीवन भर आप देखेंगे कि यह पूरा संसार सुख और दुख से भरा हुआ है, और ज्यादातर चीजें दुख देने वाली हैं। संसार में ज्यादातर चीजें दुख देने वाली हैं। आपको भले ही कुछ समय तक क्षणिक लगे कि यह चीजें मुझे सुख देंगी,
लेकिन एक निश्चित समय बाद वही चीजें आपको दुख देने लगती हैं। तो ये जो दुख प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उन दुखों से कैसे मुक्ति हो, हमारा हान की प्राप्ति कैसे हो, हान का उपाय क्या है। और इसीलिए योग को एक साधन के रूप में रखा गया कि जैसे जैसे आप योग का उपाय करेंगे, योग के मार्ग पे चलेंगे, तो ये जितनी चीजों से हमें दुख मिलता है, संसार की जितनी भी चीजें हैं, उनसे जो मिलने वाले दुख हैं, उनसे हम निवृत्त हो जाएं और हम एक ऐसे एक परिवेश में चले जाएं कि जहां सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सुख ही सुख हो, अनंत सुख हो, जहां दुख की छाया भी ना हो। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, योग के साधनों को अपनाया जाता है। क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ वो नई बातें कह रहा हूँ कि पुरानी बातें कह रहा हूँ, आप लोग बताएं। पुरानी बात है सर। हाँ, ये फर्स्ट ईयर में आप इतना बैकग्राउंड आपका क्लियर है, इतना बैकग्राउंड आपने पढ़ लिया है दर्शन के माध्यम से या योग के परिचयात्मक स्वरूप जो आपका बुक था उसके माध्यम से इतनी बातें आपके माइंड में पहले से ही क्लियर हैं। मैं उन्हीं बातों को सिर्फ अभी तक दोहराया, ठीक है। तो हम क्या बात जान गए कि दुखों से निवृत्ति पाने के लिए योग के उपाय किए जाते हैं या मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग के उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए या हम कहें कि ईश्वर प्राप्ति के लिए योग के उपाय किए जाते हैं, ईश्वर से जुड़ने के लिए योग किए जाते हैं, ठीक है। तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। वो जो उच्चतम स्थिति है जिसकी बात हमने अभी की, उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने या वहां तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। उन मार्गों को अलग अलग नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया? जैसे आप ज्ञान के रास्ते उस स्थान तक पहुंचेंगे, कहाँ? मोक्ष के स्थान तक या परमात्मा की प्राप्ति तक या दुखों से निवृत्ति के लिए। तो यदि आपने ज्ञान मार्ग को अपनाया और ज्ञान के माध्यम से आपकी वो स्थिति प्राप्त हुई, तो उस मार्ग को हम ज्ञान योग कह देंगे, उसे ज्ञान योग कह देंगे, ठीक है। यदि आपने भक्ति का मार्ग अपनाया कि आपको इस संसार में हर क्षण हर कण में आपको सिर्फ परमात्मा दिखाई दे, अपने भीतर भी औरों के भीतर भी, और जो भी चीजें संसार में दिख रही हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपको परमात्मा की प्रतिछाया दिखे, तो वह जो मार्ग आप अपनाएंगे, आपके भीतर से परमात्मा प्राप्ति के लिए उत्कट आकांक्षा जब उठे, आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो वह जो मार्ग होगा वो भक्ति मार्ग होगा और उसे हम भक्ति योग कहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग जी? कि अलग अलग रास्तों को अपनाने पर वही जो मार्ग है, उन मार्ग को अलग अलग योग का नाम दिया जाता है। तो यदि आप ज्ञान का मार्ग अपनाएंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति का साधन आप अपनाएंगे, प्राप्ति वही होगी, हमको पहुंचना वही है, कहाँ? मोक्ष की स्थिति तक या दुखों से निवृत्ति तक। तो ये इन मार्गों को अलग अलग योग कहा जाता है। मान लीजिए आपने कर्म को अपना साधन बनाया कि आपने जो भी कर्म किया उन सारे कर्मों को इतना शुद्ध कर लें कि उसमें निष्काम भाव आ जाए, कि जो भी काम आप करें उसमें कोई आकांक्षाएं ना हो, आपकी अपनी कोई इच्छाएं ना जुड़ी हो। तो ऐसे निष्काम भाव से या निरासक्त भाव से जब आप कर्म को अपने जीवन में करने लगेंगे तो इसी मार्ग को कर्म योग कहेंगे। क्या इतनी बातें आपको स्पष्ट है? बिल्कुल। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? बीच में रिप्लाई कीजिए। जी सर। यस सर। हाँ, यस सर। कहीं कहीं कोई भाषा अगर कठिन पड़े बीच में आप लोग बता देना, क्योंकि योग की भाषा जो होती है थोड़ी कठिन होती है।
सर निष्ठ वो हिंदी हो। सर वो हान एक ठो शब्द बोले थे आप, हान क्या कह रहे हैं? हान हान की प्राप्ति होती है ऐसा कुछ बताए थे सर थोड़ा देर पहले, मतलब हान एक शब्द आया था उसका मतलब। हान 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 हान, मतलब मोक्ष। हाँ? अच्छा हान बोलते हैं, हा और न, हार न नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति ही है वो, उसी को ही कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि विभिन्न तरह के मार्ग हैं जिनको अलग अलग योग कहा जाता है। तो आप कई तरह के योग पढ़े होंगे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, सहज योग। हाँ, इसके अलावा भी आपने और भी कई तरह से लय योग पढ़ा होगा, क्रिया योग पढ़ा होगा, या वैसे ही और विभिन्न तरह के योग आपने पढ़े होंगे। वैसा ही एक और योग होता है जिसे हम हठ योग कहते हैं। क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। ठीक है। और तो आज हम इसी हठ योग के संबंध में पढ़ेंगे। ये पूरी बुक आपकी हठ योग पर आधारित है। ये जो बुक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वह किस पर आधारित है? हठ योग पर आधारित है। अब जब हम हठ योग के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हठ योग क्या है, तो साधारण ढंग से हमारे दिमाग में क्या आता है कि जब कोई कार्य को बहुत हठ पूर्वक, जिद्द पूर्वक अगर किया जाता हो, बल पूर्वक किया जाता हो, तो उस कार्य को हम हठ योग कहेंगे। ऐसा सबके दिमाग में आ रहा है? हठ योग मतलब जी, हठ जब हम योग। किसी कार्य को बहुत जिद्द, बहुत बलपूर्वक, हठ पूर्वक अगर हम अंजाम देते हैं तो उसे हम हठ योग कहते हैं। ऐसा हमारे मन में धारणा आती है, और यदि ऐसी धारणा आ रही है तो वह पूरी तरह गलत है। अगर ऐसी धारणा आपके मन में बनी है तो उसे पहले आप अपने माइंड से डिलीट कीजिए। हठ योग का इस प्रकार किसी जिद पूर्वक कार्य करने से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। कि मान लीजिए इसमें कौन दिख रहा है? मान लीजिए जितेंद्र जी दिख रहे हैं, है ना? और जितेंद्र जी कहीं बाहर में जहाँ खुले आसमान के नीचे निकल गए और एक पैर को इन्होंने खड़ा कर लिया, और एक पैर पर वो खड़े हैं और एक को मोड़ के रखा है, और ये जिद पूर्वक खड़े हैं कि जब तक आसमान से बारिश नहीं होगी तब तक मैं एक जो पैर मैंने मोड़ रखा है उसे जमीन पर नहीं रखूंगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसे हठ योग बिल्कुल नहीं कहेंगे। भले ही आपको लगता होगा कि इसने जिद पूर्वक ऐसा कार्य करने की कोशिश ये कर रहे हैं, तो इसे हम हठ योग कह देंगे। जनरली न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, फिल्मों में इस तरह हठ योग को बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह पूरी तरह गलत है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं सब? यस सर। ठीक है। यस सर। हठ योग क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आज पहला दिन है। हिंदी भाषी होने की वजह से, या हिंदी में हठ का अर्थ जिद्द होता है, इसलिए साधारण ढंग से ऐसी मानसिकता हमारी बनती है। तो ये हठ योग क्या है? इस हठ योग को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं और नाड़ियों के संबंध में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। उसके बाद हम हठ योग को समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो नाड़ी आप लोग जानते होंगे। तो कुछ वैद्य जो इस तरह से ये कलाई के पास की कुछ नाड़ियों को ऐसा छू कर किसी के बारे में, उनकी सेहत के बारे में भविष्यवाणी करते हैं या बताते हैं, उसकी स्थिति को बताते हैं कि अभी आपके शरीर में अमुक अमुक परेशानी है। वह एक अलग तरह की नाड़ी है, वो एक अलग नाड़ियां हैं। ठीक है। हम उन नाड़ियों के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। नाड़ियों के बारे में हठ योग की बुक में बहुत स्पष्टता से वर्णन है, और ये बताया गया कि नाड़ी का जो अर्थ होता है वह होता है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह।
तो ये जो नाड़ियां होती हैं जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, हठ योग में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये जो नाड़ियां होती है वो हमारे ये फिजिकल बॉडी में नहीं होता है। वो नाड़ियां फिजिकल बॉडी में नहीं होती हैं। फिजिकल बॉडी किसे कहते हैं? फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मतलब कि जिस शरीर को हम छू सकते हैं, जिस शरीर को हम इन आंखों से देख सकते हैं, जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर, या जितने लोग हम लोग जुड़े, या जो इंसान जो हमको समाज में घूमते हुए दिखते हैं, वो सारे शरीर को हम क्या कहेंगे? स्थूल शरीर कहेंगे, फिजिकल बॉडी कहेंगे। तो ये जो नाड़ियां होती है बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान का जो शरीर होता है वह 3 भागों में विभाजित है। एक है स्थूल शरीर, ये शरीर जो कि अन्न पर आधारित है, जो हम कुछ चीजें खाते हैं और उससे ये विकसित होता है, और इसके कारण इसे स्थूल शरीर कहा जाता है। स्थूल मतलब जो एक आकार जिसके भीतर में पाई जाती है, उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। एक शरीर हमारा और है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस शरीर को हम देख नहीं सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते। ये प्रत्येक के भीतर में, आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, और जितने भी मनुष्य आप देखते हैं उन सब के भीतर में सूक्ष्म शरीर भी होता है। तो ये जो जिसे हम देख नहीं सकते वो उसका क्या प्रभाव है? उसका बहुत अधिक प्रभाव है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है वह क्या चीज से बना? वो हमारी मान्यताओं से बना है, कि जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो संवेदना है, ये सब चीजें दिखती नहीं है, लेकिन वह ही हमारे एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप स्वयं ही अपने शरीर से इन चीजों को निकाल कर देखिए कि ये शरीर है जिसमें आप काम करते हैं, लेकिन आपके शरीर से इन चीजों को निकाल दिया जाए कि जो आपको ज्ञान प्राप्त है अनुभव के रूप में, उन अनुभवों को आपसे हटा दिया जाए। आपकी जो मान्यताएं, आपकी जो सोच है उसे आपसे हटा दिया जाए, आपके विचारों को आपसे अलग कर लिया जाए, आपके भीतर में जो निर्णय की क्षमता है उन चीजों को हटा दिया जाए। ये शरीर का अस्तित्व क्या रहेगा? क्या रहेगा? आप अगर घर से बाहर आए तो घर वापस भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जो आपके अनुभव है वो सब तो बाहर हो जाएंगे, तो आप घर को भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये सूक्ष्म शरीर होता है। इन सूक्ष्म शरीर में 12,000 नाड़ियों की चर्चा हठ योग में की गई है। नाड़ियों की जो संख्या है वह कितनी है? 12,000 कह दिया शायद मैंने। 72,000 नाड़ियां होती हैं, ऐसा हठ योग शास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, हठ योग शास्त्र में क्या लिखा गया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां काम करती हैं और बहुत सूक्ष्म होती हैं। पूरे एक जाल की तरह से नाड़ियों का जाल हमारे शरीर में पूरी तरह से फैला हुआ है, समझ रहे हैं? और ये होता किसमें? ये जो नाड़ियां होती हैं सूक्ष्म शरीर में होती हैं। आप अगर स्थूल शरीर को चीर फाड़ करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये जिस तरह से आपने चक्र पढ़ा होगा, चक्र के बारे में शायद आपने योग का परिचयात्मक बुक आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में विभिन्न चक्र होते हैं। क्या क्या? मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। शायद आपने पढ़ा है क्या? कोई एक रिप्लाई करे। नहीं पढ़ा है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो चक्र हमारे भीतर होते हैं, इन चक्रों के भांति ही नाड़ियां भी हमारे सूक्ष्म शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें पाई जाती है? सूक्ष्म शरीर में पाई जाती है। इनकी संख्या है 72,000। तो 72,000 नाड़ियों में भी 14 नाड़ियां प्रमुख मानी गई। 14 नाड़ियां। तो बाद में उसे पढ़ के आप देख लेना, परीक्षा में कभी कभी पूछा जा सकता है
उसमें कुहू नाड़ी, अलम्बुसा नाड़ी, डंकिनी नाड़ी, इस तरह से 14 नाड़ियों के बारे में चर्चा की गई है। 14 प्रमुख नाड़ियां मानी गई है। हालांकि वो 72,000 नाड़ियां होती हैं, बहुत सूक्ष्म होती है। जिस तरह से तंत्रिका के जाल हमारे शरीर में फैले हैं, वैसे नाड़ियों के जाल हमारे शरीर में पूरी तरह से फैले हुए हैं। इन नाड़ियों के माध्यम से ही हमको सारी संवेदनाएं और सारे ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। तो जिस तरह से विद्युत धारा मंडल के लिए या उसके विद्युत परिचालन के लिए 3 नाड़ियों का होना आवश्यक है, 3 तारों का होना आवश्यक है। किसके लिए? विद्युत धारा मंडल के प्रवाह के। आप जानते हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक और एक उदासीन। ये 3 धाराएं जब मिलती हैं तो विद्युत धारा एक पूरी शक्ति से अपने कार्य को अंजाम देती है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी ऊर्जा संचार के लिए, ऊर्जा मतलब कि आप देखेंगे कि कई व्यक्तियों के भीतर में बहुत अधिक ऊर्जा पाई जाती है। वह दुबले रहेंगे, पतले रहेंगे, हाँ, और उसके बावजूद भी उसमें ऊर्जा बहुत होती है। वो नवीन कार्यों के लिए बहुत उत्साह के साथ दौड़ेगा। कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब भी वह जूझने के लिए तैयार रहता है। तो ये क्या है? एक अलग अलग व्यक्तियों में ऊर्जा का लेवल होता है। कई व्यक्ति बहुत हट्टा कट्टा दिखता रहेगा, लेकिन उसके भीतर में आलसपन अधिक रहेगा, ऊर्जा उसके भीतर में कम पाई जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए जिस तरह से विद्युत शक्ति के संचार के लिए 3 नाड़ियों की आवश्यकता होती है, 3 तारों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा संचार के लिए 3 नाड़ियों की आवश्यकता होती है। और इन नाड़ियों को हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इन्हीं के बीच में जब वास्तविक संतुलन बना रहता है तो वह शरीर बहुत ऊर्जावान रहता है। ऐसे लोगों में आप ऊर्जा की स्थिति को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। और इन तीनों नाड़ियों के द्वारा अन्य जितनी भी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां जो हमने कही थी, हाँ, उन नाड़ियों का और शरीर के कार्यों का नियंत्रण होता है। किनके माध्यम से? इन तीनों नाड़ियां। कौन कौन सी? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इसे याद रखना, ये प्रश्न में पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बुक एक ही है, मुख्य रूप से योग की बुक, हठ योग। तो हठ योग से संबंधित प्रश्न पूछेंगे आपसे। क्या मैंने जो इतनी बातें कही हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ ज्यादा चीजें आपको बताई जा रही? बीच बीच में मैं इस तरह से आपसे पूछूं, क्या आप इन बातों को समझ रहे हैं? जितनी बातें अभी कही गई, किसने कहा? ये क्या कहा? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा छोटी ही तो बात कही गई, हाँ, कि ये जो नाड़ियां होती हैं हमारे इस स्थूल शरीर में नहीं होती। क्या? कि ये जो नाड़ियां होती हैं वह नाड़ियां किस में होती है? सूक्ष्म शरीर में होती है। हमारे भीतर में जो सूक्ष्म शरीर होता है, हमारे शरीर के 3 प्रकार हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो नाड़ियां और चक्र हैं वो सब हमारे स्थूल शरीर में पाए जाते हैं। और इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए 3 नाड़ियों की आवश्यकता होती है प्रमुख रूप से। तो वो नाड़ियां कौन कौन सी हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना। वैसे नाड़ियों की कुल संख्या 72,000 कही गई है, लेकिन
उसमें भी प्रमुख 14 नाड़ियां कही गई हैं और उसमें अति प्रमुख में 3 नाड़ियां कही गई हैं जिनके नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। ठीक है, मोटा मोटी इतनी बात आप याद रखते हैं तो बहुत है। आगे बढ़ते हैं। सर जो 14 नाड़ियां हैं वो 14 नाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं? नहीं, उतना डीप में नहीं पूछे। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या आपसे पूछा जा सकता है ना, संख्या पूछी जा सकती है। मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो 3 नाड़ियों पर होगी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, वो एनुअल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ अभी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें नहीं पूछा जाए। तो ईड़ा नाड़ी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ईड़ा के कुछ अन्य नाम हैं। ईड़ा नाड़ी जिसे हम कहते हैं उसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र भी कह सकते हैं, चंद्र, या इसे हम शीत भी कहते हैं, इसे कफ भी कहते हैं, अपान कहते हैं, रात्रि कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या जीव कहते हैं, या जीव कहते हैं। तो ईड़ा के ये बहुत तरह के अन्य नाम हैं। एक बार फिर से मैं गिना रहा हूं कि ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र कह सकते हैं और इसे शीत कह सकते हैं, इसे कफ कह सकते हैं, अपान कह सकते हैं, रात्रि कह सकते हैं, शक्ति कहते हैं और जीव कहते हैं, है ना। तो इस तरह से ईड़ा नाड़ी के अलग 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 नाम है। और पिंगला नाड़ी इसके विपरीत है। पिंगला नाड़ी जो है वो इसके विपरीत है। आप इन्हीं नामों से उनका नाम भी निकाल सकते हैं। जैसे ईड़ा को हम चंद्र कह रहे हैं तो पिंगला को हम सूर्य कह सकते हैं, पिंगला को हम सूर्य कह सकते हैं। ईड़ा को हम शीत कह रहे हैं तो पिंगला को हम ग्रीष्म कह सकते हैं। ठीक उल्टा, जैसा ये ठंडकता को लिया हुआ है, अंधकार को लिया हुआ है, उसका विपरीत गुण उसमें है। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम इसे कफ कहते हैं तो उसे हम पित्त कहेंगे। ठीक है, इसे हम अपान कह रहे हैं तो उसे प्राण कहेंगे, और इसे रात्रि कह रहे हैं तो उसे हम दिन कहेंगे। इसे शक्ति कह रहे हैं तो उसे हम शिव कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके विपरीत नाम देखते हैं। ईड़ा जैसा है उसका विपरीत पिंगला है। तो ये जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे शरीर में उसकी स्थिति कहाँ पाई जाती है उसके बारे में थोड़ा जान लें। अलग अलग नाड़ियां हमारे अलग अलग कार्य को संभालती हैं, और उसके जो 9 द्वार कहे जाते हैं ना, 2 नाक, 2 कान, हाँ, एक मुख, गुदा और लिंग, ये जो द्वार है हमारे शरीर में, उन 9 द्वारों से कोई न कोई एक नाड़ी वहां से निकलती है। और इसके जो उद्गम स्थल है कि नाड़ियां कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, तो उसको कहा जाता है कि जो हमारे शरीर का सबसे निचला भाग, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, या हम कहें गुदा और लिंग के मध्य, गुदा और लिंग के बीच वाला जो भाग है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। उसी स्थान से इन नाड़ियों का संबंध है, वहीं से ये सारी नाड़ियां निकलती हैं। तो ये जो ईड़ा नाड़ी है वो गुदा स्थान से निकलकर यहाँ हमारे शरीर में कहाँ उसकी उत्पत्ति होती है, बाईं नासिका की ओर होती है। बाईं नासिका, लेफ्ट साइड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। क्या ये सब बात समझ पा रहे हैं? ये बातें समझ रहे हैं सब लोग? जी सर। जी सर।
मैं इसीलिए बहुत ठहर ठहर के पढ़ा रहा हूँ कि नई चीज है, आपको अच्छे से याद हो। जब आप इसे बुक को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। हाँ? जी। तो ये जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे बाईं नासिका से निकलती है, यहाँ से। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये बाईं नासिका से जो सांस जाती है वो सीधे कहाँ चले जाती हैं? ये आज्ञा चक्र के स्थान पर चली जाती है। यहाँ से जब हम सांस लेते हैं आज्ञा चक्र के पास जाती हैं, और यही नाड़ियां फिर धीरे 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 कहाँ चली जाती हैं? ये जो मूलाधार चक्र हमने कहा, जो गुदा और लिंग के मध्य, उस जगह पे वो नाड़ी जाकर जुड़ जाती है, वो जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये किसी ने माइक ऑन कर लिया है, माइक आप लोग चेक कीजिए और उसे ऑफ कीजिए। तो ईड़ा नाड़ी का जो प्रवाह है वो कहां से होता है? लेफ्ट साइड से होता है। लेफ्ट साइड, ये नासिका के लेफ्ट साइड से होता है। और ये शीतलता का प्रतीक है। ये जो ईड़ा नाड़ी है वो किसका प्रतीक है? शीतलता का प्रतीक। क्यों? क्योंकि हमने इसे चंद्र कहा है, चंद्र भी इसका नाम है, चंद्र का गुण ही है शीतलता। और ये चित्त शक्ति का स्रोत भी माना जाता है। ईड़ा नाड़ी को चित्त शक्ति का स्रोत माना जाता है। तो ये निकलती कहां से है? जैसे मूलाधार में हम देखें तो मूलाधार में भी ये बाईं ओर से निकलती है। मूलाधार चक्र जहां है, जो गुदा और लिंग के मध्य, वो बाईं ओर से निकलकर ऐसे वर्तुल आकार में धीरे धीरे आगे चक्र तक आती है। मतलब वो मूलाधार से निकलकर लेफ्ट से निकलेगा और उस जो सुषुम्ना है उसे इस तरह से काट कर इधर जाएगा, फिर इसे काट कर इधर आएगा, और इस तरह से होते हुए फिर लेफ्ट साइड आकर यहाँ आगे चक्र से लेफ्ट साइड होकर ये निकलता है। तो इसकी स्थिति आप लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। वैसे ड्राइंग में अगर हम बता पाते तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ आता, पर ऑनलाइन क्लास में इतना ही समझाना पॉसिबल है, इसलिए हम इस तरह से समझा रहे हैं, आप शायद समझ रहे हो। तो मूलाधार के बाईं ओर से निकलकर क्या आता है? जैसे ये मूलाधार है तो यहाँ से निकला, बाईं ओर से निकला और यहाँ एक चक्र है, उसे छूते हुए दाहिनी ओर गया, फिर इस चक्र छूते हुए लेफ्ट साइड गया, फिर इस चक्र को, ऐसा विभिन्न चक्रों को छूते छूते ये यहाँ आगे चक्र आके फिर लेफ्ट साइड से ऐसे निकला होता। कौन? ये ईड़ा नाड़ी। ठीक है। तो इसके प्रवाह काल में जब ईड़ा नाड़ी जब चलती है ना, उस समय हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है। ये बाईं ओर से संबंध है इसका, लेकिन मस्तिष्क का दाहिना भाग इससे एक्टिव होता है। हमारा मस्तिष्क का दाहिना भाग एक्टिव होता है, और ये मनस शक्ति की प्रवाहिनी है। इससे मनस शक्ति या मन की शक्ति इससे प्रवाहित होती है। इसे आप अगर साइंस की भाषा में समझना चाहें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसे आप जोड़ सकते हैं। तो ये ईड़ा नाड़ी का इतना परिचय हुआ। ठीक है। पिंगला नाड़ी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें कि पिंगला नाड़ी क्या है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे बहती है। क्या ये सब्जेक्ट कुछ बोरिंग लगने लगा आप लोगों को? बोरिंग लगने लगा? क्योंकि ये चीजें नहीं सर, अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये चीजें दिखने वाली तो नहीं है। हाँ, सिर्फ आपको बस आंतरिक शरीर में है, इसलिए हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये काम करती है। बाद में बहुत उपयोगी लगेगा। आप जब इसके बारे में समझेंगे बहुत अच्छा लगने लगेगा। पर अभी इसके बैकग्राउंड पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बोरिंग लग सकता है। हाँ। फिर दूसरा है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी, तो ये पिंगला नाड़ी क्या है कि हमने कहा था कि ईड़ा और पिंगला ठीक विपरीत चीजें। एक चंद्र है तो दूसरा स्वर है। एक बाईं ओर से निकल रही है तो दूसरी दाहिनी ओर से निकलेगी। ठीक है। तो ये जो पिंगला नाड़ी है हमारे दाहिने नथुने से या दाहिने नासिका से इसका प्रवाह होता है। इसका प्रवाह दाहिनी ओर से होता है, राइट साइड से होता है। और ईड़ा का जो प्रवाह था वो लेफ्ट साइड से था। ठीक है। तो ये प्राण शक्ति की प्रवाहनी से प्राण शक्तियों का संचार होता है। किससे?
पिंगला नाड़ी से। और ये जब नाड़ी चलती है तो हमारे शरीर में जोश खरोश की उत्पत्ति करता है कि जब पिंगला नाड़ी जिस व्यक्ति के भीतर में सक्रिय हो, उसके भीतर में बहुत ही साहसिक वृत्ति पाई जाती है। वह जोशीला होगा, हाँ, और उसके भीतर में एक्टिवनेस अधिक होगा। तो इस नाड़ी के माध्यम से हमारे भीतर में जोश खरोश उत्पन्न होता है और ये हमारी चेतना को बहिर्मुख बनाता है, बाहर की ओर प्रवृत्त करता है। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी जानते हैं ना आप लोग, बस वैसे ही ये हमारी चेतना को बहिर्मुख बनाता है, बाहर की ओर आवृत्त करता है। और इसका सीधा संबंध किससे है? अनुकंपी नाड़ी संस्थान से है। जैसे उसका हमने कहा था ना पैरासिम्पैथेटिक, यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र से उसका संबंध था ईड़ा का, और इसका है अनुकंपी नाड़ी संस्थान से, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से इसका रिलेशन है। तो यह हमारे भीतर में गति उत्पन्न करता है और वो जो है ईड़ा नाड़ी है वो स्थिरता उत्पन्न करता है। ये दोनों में बिल्कुल अंतर है, एक गतिशील बनाएगा और एक आपको रोकने का, शांत करने का काम करेगा। और जब ये नाड़ी काम करती है, कौन सी? पिंगला नाड़ी, तो हमारे शरीर में ताप उत्पन्न होता है, हमारे भीतर में शरीर का तापमान बढ़ता है इससे। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा, एक दो बार आप पढ़ लेना, उससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यदि आप पढ़ेंगे उसे नोट भी कर लेना, ठीक है सर? जरूर भेज दीजिएगा नोट। आप लोगों को लग रहा है कि बाद में नहीं भेजेंगे? कहा है तो भेज देंगे, ठीक है। तो इसे जब आप पढ़ेंगे ना वो बढ़िया से याद हो जाएगा। तो क्या कहें हम कि यह जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, वह ईड़ा नाड़ी के विपरीत प्रवाह इसका होता है। कैसा होता है कि मूलाधार के पास से जो ये नाड़ी निकलती है, तो जो ईड़ा नाड़ी थी वो लेफ्ट साइड से निकली थी, और ये जो पिंगला नाड़ी है मूलाधार के राइट साइड से निकलेगी, और राइट साइड से निकलकर जो सुषुम्ना मार्ग, सुषुम्ना किसे कहते हैं हम लोग? ये रीढ़ का जो भाग है ना हमारा, पीठ के बीच में जो रीढ़ होता है, उस रीढ़ के बीच में मध्य एक पोली नली होती है और उसी में विभिन्न चक्र होते हैं। तो ये क्या करता है, पिंगला नाड़ी हमारे मूलाधार से निकलकर, राइट से निकलकर एक चक्र को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड आएगी, फिर दूसरे चक्र को क्रॉस करते हुए राइट साइड जाएगी और फिर लेफ्ट जाएगी। इस तरह से गुथा हुआ ऊपर जाता है और यहाँ आगे चक्र तक आ जाता है, और यहाँ से आने के बाद फिर ये राइट साइड के नथुने में आकर खुलती है वो नाड़ी, ठीक है। और इसके प्रवाह काल में मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय होता है, ठीक है। तो अभी आप जब 1 बजे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे, आप साइंस का सब्जेक्ट है जो मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, उसमें आप बहुत अच्छे से उन चीजों को और पढ़ लेंगे कि फिजिकल हमारा कंडीशन क्या है, भीतर के तंत्र कैसे काम करते हैं, कितने कितने तंत्र सिस्टम काम करते हैं, है ना, उसके बारे में उसमें क्लियर होगा। अभी हम सिर्फ योग की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं। तो इसके प्रवाह काल में मस्तिष्क का बायां भाग सक्रिय होता है। तो इस तरह ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी की में मोटा मोटी जानकारी हमने अभी तक हासिल की, ठीक है। थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये बातें छपी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे फिर याद हो जाए। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सुषुम्ना नाड़ी, उसके बाद फिर हम हठ योग किसे कहते हैं उस पर चर्चा करें। ये तीनों नाड़ियों की चर्चा आती है, इसलिए पहले हम नाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी, आप में से सुना है किसी ने सुषुम्ना नाड़ी और ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी? सुना था किसी ने? सुना है? जी सर। जी सर, मैम पढ़ाई थी पिछले साल। अच्छा, पिछले साल पढ़े हो आप। और कोई बता सकता है कि ये क्या है? वो सर ईड़ा और पिंगला के जो बीच में जो नाड़ी पाई जाती है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अच्छा, ठीक है।
और कोई? सर ये उदासीन भी होता है, मतलब उदासीन हो। उदासीन। जी। हाँ, ईड़ा नाड़ी जो है वो ऋणात्मक सर है। जब ईड़ा और पिंगला का प्रवाह दोनों एक साथ होता है तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है। हाँ। हाँ, चलो ठीक, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हो, है ना? चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए सब। तो ये जो सुषुम्ना नाड़ी हमारी होती है ना, हमने पहले ही कहा है कि ये सारी नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में पाई जाती हैं। स्थूल शरीर में इसे हम चीर फाड़ करके देखेंगे तो वो दिखेंगी नहीं, आपको महसूस नहीं होंगी, सूक्ष्म है। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल बॉडी में अगर हम इसकी स्थिति को मानना चाहें तो ये हमारे रीढ़ में, ये जो पूरे शरीर जिसके आधार पर है, रीढ़ जो यहाँ होता है पीछे एक बिल्कुल सीधे, जो कशेरुका के मध्य भाग जिसे हम कह सकते हैं, उस रीढ़ के मध्य में भाग में एक पोली नली पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म नली पाई जाती है। ठीक है, और उसका जो मुख होता है, वो जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो जो सबसे नीचे जहां अंत होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कह रहे हैं, गुदा और लिंग के मध्य में जो आके नीचे सबसे आखिरी में समाप्त होती है, उस जगह पे वो सुषुम्ना की जो पोली नली है उसका मुख बंद रहता है, बंद रहता है। ठीक है, तो उस बंद नली में के भीतर में जो नाड़ी पाई जाती है उसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। और जो सांसारिक लोग होते हैं, उन सांसारिक लोगों में हम और आप आएंगे, इसमें सुषुम्ना का जो मार्ग है वो अवरुद्ध रहता है, वो चलता नहीं है। ईड़ा और पिंगला तो चलते रहते हैं, लेकिन सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो बंद रहती है। और हठ योग में आगे चल के आप पढ़ेंगे कि एक सर्पिणी, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, वो जो सर्पिणी है वो 3.5 लपेटे मारकर हमारे सूक्ष्म शरीर में, योगियों का कथन है, उन्होंने ध्यान की उच्चतम स्थिति में इस स्थिति को प्रत्यक्ष किया। और प्रत्येक योगी ने यही बात कही है कि हमारे जहां मूलाधार है उस जगह पे एक सर्पिणी होती है जो कुंडली मारकर, 3.5 लपेटे मारकर अपने मुख को, उस सुषुम्ना के मार्ग को ऐसे रोक कर रखे रहती। ठीक है, तो क्या होता है कि कई माध्यमों से जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो वो जो सर्पिणी है वहां उसको ताप अधिक मिलने लगता है। ताप मिलने के कारण जो अपने मुख से उस सुषुम्ना के मार्ग को रोके बैठे रहती है, वह उस तापमान के बढ़ने से अपने मुख को खोलती है, और जैसे ही खुलती है तो उस सुषुम्ना का जो मार्ग है धीरे धीरे प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और उसका प्रवाहित होने से मनुष्य का क्या होता है, उसका जो पूरा जो मस्तिष्क होता है वो पूरा मस्तिष्क क्रियाशील होने लगता है। कब? जब सुषुम्ना का मार्ग या सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है, पूरा मस्तिष्क क्रियाशील हो जाता है। समझ रहे? तो ये सुषुम्ना हम किसे कहेंगे? सूक्ष्म शरीर में है, लेकिन हमारे ये रीढ़ के मध्य में एक पोली नली की कल्पना उसमें की गई है। हाँ, सुषुम्ना द्वारा समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में चेतना का संचार होता है। कि यही सुषुम्ना के माध्यम से क्या है, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, हाँ, जीभ और त्वचा। और वैसे ही कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख और गुदा और लिंग, ये कर्मेंद्रियां हैं। तो इसमें चेतना का संचार होना शुरू हो जाता है। कब? जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है तब। ठीक है, और इस सुषुम्ना मार्ग में ही, जिसे हम रीढ़ के मध्य भाग को ही हम सुषुम्ना कह रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसी मध्य भाग में ही चक्र की उपस्थिति पाई गई है। आपने शायद एक सीरियल देखा होगा,
उसे हम शक्तिमान के रूप में पहले टेलीविजन में वो काफी प्रसिद्ध हुआ और आप में से अधिकांश लोगों ने शायद देखा हो। तो उस शक्तिमान धारावाहिक में ये जो चक्र हम हठयोग में पढ़ते हैं, चक्रों के बारे में ही उसमें वर्णन किया गया, लेकिन उसमें नाटकीयता पूर्ण तरीके से किया गया, क्योंकि वो सीरियल है तो वो नाटक के तरीके से अतिशयोक्ति वर्णन करके भी उसे उस सीरियल में उसको अपनाया गया, पर मूलतः वह लिया गया हठयोग से। तो उसमें यह दिखाया गया कि वो जो एक एक चक्र है वो जागते हैं तो उस व्यक्ति के भीतर में शक्ति की स्थिति आ जा सकती है, वह शक्तिमान बन सकता है। इस स्थिति को उसमें दिखाने की कोशिश की गई। तो ये सुषुम्ना में जितने भी चक्र हैं, 6 चक्र होते हैं, इन चक्रों की जागरण की स्थिति आती है और उससे मनुष्य के भीतर में अत्यंत ऊर्जा का वहां से संचार होना शुरू होता है। तो खैर अभी हम मोटा मोटी ये जानकारी पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि नाड़ी क्या है, ईड़ा नाड़ी क्या है, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, वह प्रवाह कहाँ से होता है, इसके गुण क्या हैं, इसके क्या क्या नाम हैं, ये मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। वैसे ही पिंगला नाड़ी के बारे में भी कि यह इसका प्रवाह कहाँ से किस अंग से होता है वो आप जान गए होंगे। और सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति क्या है, इसके जागने से क्या होता है, ये थोड़ा मोटा मोटी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? जी सर। अब हम हठयोग की ओर आते हैं। अभी तक हमने नाड़ियों के संबंध में पढ़ा, अब हम हठयोग किसे कहते हैं उसको थोड़ा जानने की कोशिश करें। हठयोग किसे कहें, ठीक है? तो हठयोग जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बना है। हठयोग जो है वह किससे मिलकर बना है? ह और ठ 2 अक्षरों से मिलकर बना है और इसे बीज अक्षर कहा जाता है। जैसे आपने तंत्र विज्ञान में पढ़ा होगा, यम, वम, लम, हम, शम वगैरह जो होता है ना, वैसे ही ये जो हठ है वह 2 अक्षरों से बना है, एक है ह और दूसरा है ठ। तो इस ह को हकार कहा जा सकता है और ठ को ठकार कहा जा सकता है। ऐसे हम बीज अक्षर के रूप में जानना चाहें तो ह को हम कह सकते हैं और ठ को ठम कह सकते हैं, ठीक है? तो इस ह और ठ को थोड़ा सा हम अलग अलग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ह जो है उसे हकार या हम कह सकते हैं, ठ को ठकार या ठम कह सकते हैं और ह को पिंगला नाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंगला नाड़ी कहा जाता है और ठ को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है। ह को पिंगला और ठ को ईड़ा नाड़ी। ह को अगर हम पिंगला कह रहे हैं तो उसे सूर्य स्वर भी कह सकते हैं, सूर्य स्वर, और ठ को ईड़ा कह रहे हैं इसलिए इसे हम चंद्र स्वर कह सकते हैं। ये नाम तो पहले से ही आपको मालूम है, थोड़ी चर्चा हुई थी। और ह का अर्थ हम सूर्य कह रहे हैं तो सूर्य के गुण के समान इसे हम ग्रीष्म भी कह सकते हैं और ठ को शीत कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। ह का जो संबंध है सूर्य स्वर से है, ठ का संबंध चंद्र स्वर से है। ह को हम ग्रीष्म और ठ को शीत कह सकते हैं, ह को पित्त और ठ को कफ कह सकते हैं, ह को दिन और ठ को रात्रि कह सकते हैं, ठ को शिव और ठ को शक्ति कह सकते हैं और वैसे ही ह को अंधकार और ठ को प्रकाश कह सकते हैं। क्या यह बात समझ रहे हैं आप लोग?
जी सर। ठीक है, तो बस हाँ 5 मिनट बस और आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद बीच में थोड़ा रेस्ट देंगे आपको, या अभी आपका वो लेंगे, अटेंडेंस लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास फिर शुरू होगी, हाँ 1 से 2। तो हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करें, समय कम है इसलिए मैं थोड़ा हठ योग को आज क्लियर नहीं कर पाऊंगा लग रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा अपने स्वर को थोड़ा सा चेक करके देखिए। इस तरह से ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड के नथुने को राइट साइड आप लगाइए, इसे नथुने को, हाँ, और इसे बंद कर दीजिए। जिधर का अंगूठा अपने नथुने पे लगाया उसे बंद कर दीजिए। आपका ये जो नासिका है लेफ्ट वाला, वो लेफ्ट वाला खुला है, तो लेफ्ट साइड से आप बहुत आराम से सांस बहुत अच्छे से आप लीजिए, पूरा अंदर ले जाइए, और धीरे धीरे इसी से बाहर कीजिए। ऐसा 3 बार या 4 बार कीजिए। ये राइट साइड वाला जो नथुना है बंद है, सिर्फ लेफ्ट से आप सांस भर रहे हैं, लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। सांस भर रहे हैं लेफ्ट से और लेफ्ट से ही छोड़ रहे हैं। ऐसा हो गया? अब आप लोग किस और ऐसे ही अब आप लेफ्ट हैंड से ऐसे नथुना को बंद कीजिए, फिर बाद में हम इसके निष्कर्ष निकालेंगे। लेफ्ट साइड को ऐसा बंद कर दीजिए और राइट आपका खुला है, राइट साइड से आप सांस भरिए और राइट से छोड़िए, उतनी ही बार जितनी बार आपने उधर से किया था। ज्यादा अच्छा होगा कि आप आंखें बंद कर दें और ऐसा 3-4 बार कीजिए। हो गया? बस हाँ बस। अब आप माइक बंद कर लीजिए, प्रगति जी माइक ऑफ कीजिए। अभी आपने जब ये सांस लेने छोड़ने की क्रिया दोनों साइड से की थी, तो आपको मालूम पड़ा होगा कि किसी एक साइड से आपकी सांस बहुत ही स्मूथली चल रही है, बहुत फ्री तरीके से चल रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और एक दूसरा साइड होगा जिधर से जब आपने सांस लिया और छोड़ा होगा तो बहुत स्मूथ आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉपर ब्रीदिंग उसमें से नहीं कर पा रहे, वो ब्लॉक हुआ जैसा आपको मालूम पड़ रहा होगा। क्या ऐसा सबने महसूस किया? जी सर। जी सर। यस सर। जी सर। हाँ, तो एक साइड आपकी जो सांस है इसे बंद कर लीजिए। एक साइड की आपकी सांस बहुत अच्छे से चल रही होगी और एक साइड कोई भी, किसी का लेफ्ट साइड बहुत अच्छे से चल रहा होगा और किसी का राइट साइड अच्छे से चल रहा होगा। समझ रहे? कोई ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं, बहुत कम, जिनकी दोनों सांसें इतनी स्मूथ चल रही हों कि उसे फर्क नहीं मालूम नहीं पड़ रहा होगा कि लेफ्ट एकदम ज्यादा अच्छा चल रहा है कि राइट ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे, रेयर होंगे, ठीक है। नहीं तो ज्यादातर विद्यार्थियों का एक साइड बहुत फ्री चल रहा होगा, या लेफ्ट या राइट। समझ रहे? जिन विद्यार्थियों का लेफ्ट साइड अभी बहुत फ्री तरीके से चल रहा है, लेफ्ट साइड के नथुने से जो प्रॉपर सांस भी ले पा रहे होंगे, मानकर चलिए कि उन विद्यार्थियों का जो लेफ्ट साइड है यानी ईड़ा नाड़ी इस समय सक्रिय है, ईड़ा नाड़ी सक्रिय है। सुभाष जी आप माइक को ऑफ कर लीजिए। ईड़ा नाड़ी उस समय किसका सक्रिय है? जिनका लेफ्ट साइड का नथुना चल रहा है। समझ रहे? और जिनका राइट साइड की सांसें बहुत स्मूथ चल रही हैं, तो उनका अभी पिंगला नाड़ी सक्रिय है, पिंगला नाड़ी सक्रिय है। और ये जो ईड़ा और पिंगला का जो प्रवाह है, करीब करीब
1.5 घंटे में यानी 90 मिनट के आसपास में वो प्रवाह अपने आप प्राकृतिक रूप से चेंज हो जाता है। जिनका लेफ्ट चल रहा है वो बाद में उनका राइट चलना शुरू हो जाएगा, जिनका राइट चल रहा है उनका लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। तो अपने आप उसका प्रवाह बदलते रहता है। ये शारीरिक स्थितियां हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जिनका लेफ्ट साइड का नथुना अच्छे से चल रहा है, यानी ईड़ा जिसका बढ़िया चल रहा है, तो ईड़ा को हमने क्या कहा? चंद्र स्वर कहा, चंद्र स्वर कहा। स्वर विज्ञान की एक बुक आती है, वो आपके स्वर के ऊपर में पूरा एक वैज्ञानिक तरीके से उस पर लेख है, मोटी बुक आती है, कभी पढ़ लीजिएगा। उसका बहुत आपके सेहत की दृष्टि से बहुत उपयोगिता है। उसे बहुत सूक्ष्मता से इसके संबंध में दिया हुआ है कि चंद्र स्वर के चलने से क्या होगा, सूर्य स्वर के चलने से क्या होगा, उसके प्रवाह को कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह उसको दिया है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपका चंद्र स्वर चल रहा है या ईड़ा नाड़ी चल रही है, इसका मतलब है कि इस समय आपके भीतर में चंद्र के गुण अधिक पाए जाएंगे। मतलब चंद्रमा के क्या गुण है? शीतलता, स्थिरता, शांति वगैरह इसके गुण हैं। तो इस समय यदि आप कोई मानसिक चीजें पढ़ने में अगर अपना समय लगाते हैं तो आपका मन उस पर ज्यादा स्थिर हो। कोई क्रियात्मक, कोई ऐसा एक्टिविटी वाला जो कार्य आप करेंगे जो कि मानसिक हो, जैसे कोई प्लानिंग करनी है या कोई बहुत रचनात्मक चीजों में आप लगाना चाहें, तो इस समय आपकी मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी ईड़ा नाड़ी सक्रिय है, तो शरीर की जो चुंबकत्व शक्ति है वो उस रूप में काम करती है। तो जिनके अभी बाई नासिका चल रही है, वो पढ़ने लिखने, गंभीर कार्य, प्लानिंग वाले कार्य या जो रचनात्मक कार्य है, उसमें उनकी जो स्थिति होगी बहुत अच्छे से होगी, बहुत ज्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं जिनकी बाई नासिका चल रही है। और एक दूसरी स्थिति, जिनकी दाहिनी नासिका चल रही है, मतलब उसका क्या चल रहा है? पिंगला नाड़ी चल रही है। हमने इससे पहले चर्चा की थी ना कि जो राइट साइड है वो किसका प्रतीक है? पिंगला का। और पिंगला नाड़ी किससे संबंधित है? सूर्य स्वर से संबंधित है, सूर्य स्वर से। और सूर्य स्वर से संबंधित होने के कारण इस समय हमारे भीतर में जो गुण होंगे वो सूर्य के गुणों से समानता रखते हुए गुण विकसित होंगे। तो सूर्य के गुण क्या है? ताप, उष्णता, उष्णता, तेजस्विता, प्रखरता, ओजस्विता वगैरह इसके गुण हैं। या क्रियाशीलता या जोश, खरोश वगैरह जो चीजें हैं वो किसके गुण हैं? सूर्य के। सूर्य क्योंकि जो ऊर्जा की प्रतीक है ना। तो इस समय इस जो व्यक्ति का राइट साइड चल रहा है उसके भीतर में अग्नि तत्व की इस समय ज्यादा उपस्थिति है, उनके भीतर में अग्नि तत्व की प्रधानता इस समय पाई जाती है। यदि वो इस समय कुछ खाएं उसका पाचन बहुत अच्छे से होगा। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व इस समय इनकी जागृत है। और क्या कि इनके भीतर में जो साहसिक कार्य अगर करना हो, जिसमें हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जिसमें साहस की जरूरत पड़ती है, या किसी से लड़ना भिड़ना हो, हालांकि योग में लड़ना वगैरह को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता आप महसूस करते हैं तो इस समय अगर राइट साइड का स्वर आपका चल रहा है तो आप जोखिम भरे कार्यों को करने के लिए, हिम्मती वाले काम को करने के लिए, साहस वाले कार्य को करने के लिए आपके भीतर में स्वाभाविक ऊर्जा इस समय उपस्थित है। समझ रहे हैं? इस समय यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ज्यादा सफल रहेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का चलना ईड़ा नाड़ी का प्रवाह कहलाएगा, राइट साइड का चलना पिंगला नाड़ी का प्रवाह कहलाएगा। और ईड़ा संबंधित है चंद्रमा से और पिंगला संबंधित है सूर्य से। तो आज की बात थोड़ी अधूरी रखकर हम इसे समाप्त करेंगे और कल इन दोनों से जितना चीज आप पढ़े हैं उसी से रिलेशन निकालकर हम हठ योग को स्पष्ट करेंगे। और हठ योग में क्या क्या वर्णन है वो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपका समय अधिक हो जाएगा, आपका अटेंडेंस लेना आवश्यक है और इसलिए हम अटेंडेंस अभी लेंगे। और इसके बाद
जो क्लास चलेगी 1 से 2, 1 से 2 वाली क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे और वो साइंस का सब्जेक्ट है। यदि आप अटेंड नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट को समझना बहुत मुश्किल होगा, और उसके लिए हमने एक डॉक्टर प्रमोद साहू सर को आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कहा है, और वो आपका वो सब्जेक्ट लेंगे। वो स्वयं में डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, और लेकिन विश्वविद्यालय से उन्हें कहने पर उन्होंने समय देने के लिए तैयार हुआ है। तो उनके निर्देशन में आप उस क्लास को पढ़ेंगे और वो बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। और एक डॉक्टर होकर भी उनकी हिंदी अच्छी है, तो जो इंग्लिश की दिक्कत आती है बच्चों को समझने में, वो दिक्कत नहीं रहेगी। वो हिंदी में बहुत अच्छे से सभी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूँ। शुरू दिन है तो हाँ सर, जो अभी 1 बजे जो क्लास होगी वो योग विज्ञान से संबंधित है। हाँ, आपका एक विषय है ना, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, एक विषय है आपका। जी सर। आपको मालूम है? हाँ जी सर। हाँ, उसी विषय की पढ़ाई कराएंगे। ठीक है, हाँ, वो योग का ही विषय है। जब तक आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे नहीं, तो अगर किसी को योग से आपको